क्वेश्चन नंबर 60। एक शुष्क शेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो पहला ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। आंसर यहाँ पे ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुष्क शेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसमें किसी द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके कारण इसे शुष्क शेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क शेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होता है, जिसे शुष्क लैक्लॉसे सेल भी कहते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62। कथन एवं कारण दिया हुआ है। कथन ए, एक शुष्क शेल आवेशित नहीं की जा सकती। सही है पहला। कारण आर, शुष्क शेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यह ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन सी सही है। एक्सप्लेनेशन। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इनमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है और इससे शेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता तथा एक बार प्रयोग कर लेने पर वह बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं और यह शुष्क सेल में नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल या बैटरियां हैं। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो अभी ऊपर पढ़ा था सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 67। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत चोरक, शेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है निकल और कैडमियम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। टॉर्च लाइट, विद्युत चोरक, शेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में निकल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें निकल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टीचार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? तो ये हुई थी कराईकुड़ी 1953 में। एक्सप्लेनेशन। CSIR केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 14 जनवरी 1953 को कराईकुड़ी तमिलनाडु में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट सहायता से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं इस तरीके से। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को सीधा देख लेते हैं। उपर्युक्त सुमेल निम्नवत हैं। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में, टेट्रा एथिलेट एंटीनॉक एजेंट है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। ये हमने सीधा एक्सप्लेनेशन ही इसका देख लिया है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें भी सूचियाँ दी गई हैं इस तरीके से और यहाँ पे भी इनको मैच कराना है। तो आइए सीधे एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। यहाँ पे पदार्थ हैं और उनका उपयोग दिया गया है। तो
एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। फ्रेयॉन प्रशीतक में है, जैसा भी पीछे ही पढ़ा था। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं, तो सूचियों को देख लेते हैं। केवलार जो है ये संश्लेषित रेशा है। टैक्सॉल जो है यह कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी है और नाइट्रोसेलुलोज जो है यह विस्फोटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा उसे, एक बार देख लीजिए और इसे मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे सूचियाँ ऑलरेडी दी हुई हैं। तो केवलार जो है वो संश्लेषित रेशा है। टैक्सॉल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी है और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, मोनोपोटेशियम टारेट बेकरी। ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन, सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयुक्त होता है। मोनोपोटेशियम टारेट बेकरी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेनेशन, उपर्युक्त सुमेलन निम्नवत हैं। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा से, फ्लोराइड प्रदूषण दांत से, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी से, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से। तो केवल यही फोर्थ ऑप्शन जो था वो मैच था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों, यहाँ पे कथन और कारण दिए हुए हैं। तो पहला कथन, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, सही है। कारण, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही कारण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक, स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह अयस्क से उत्पन्न सिलिका को दूर करना, पहला सही है। ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, तीसरा भी सही है। उपचायक के रूप में क्रिया करना, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, कोक अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट है एवं ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 77, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन, यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है, सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पाद करने के लिए करते हैं, यह भी सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3। एक्सप्लेनेशन, ईंधन तेल फ्यूल ऑयल को भट्टी का तेल फर्नेस ऑयल भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से कच्चे तेल क्रूड ऑयल के आसवन डिस्टिलेशन के अवशेष होते हैं। स्पष्ट है कि यह पेट्रोलियम रिफाइनरियों का उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट है। कुछ उद्योगों द्वारा इसका ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भट्टी के तेल में सल्फर भी होता है जिसके रहने का प्रत्यक्ष परिणाम सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन है। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। टेक्नोलॉजी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को, और नागासाकी हिरोशिमा जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग नागासाकी 9 अगस्त को। यहाँ पे आप मैच कर लेंगे, उस हिसाब से ऑप्शन ए आएगा। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1945 में इसी दिन जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया है? तो ये है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने रसायन विज्ञान के प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में नामोदिष्ट किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पहला, प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष तथा वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 संयम के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मॉडरेशन के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 को निम्न रूपों में मनाया जा रहा है: अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जियां वर्ष, सतत विकास हेतु सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास वर्ष। करंट का आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन दिया है और उससे संबंधित विषय आल्मा, और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो आल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल सही है। हेग समझौता जैविक रासायनिक शस्त्र गलत है। तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन ये पढ़ा था सही है। अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार ये गलत है। पहला और तीसरा मैच जो है वो सही है। तो ऑप्शन सी, जहाँ पे पहला और तीसरा शो किया गया है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, आल्मा आटा घोषणा 1978 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। तलानोवा संवाद COP23 वैश्विक जलवायु परिवर्तन से। हैग समझौता 1980 अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन वर्ष 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारों की भूमिका को अपरिहार्य मानता है। क्वेश्चन नंबर 81, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। याद रखिएगा 1984 2-3 दिसंबर। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82, बिस्फेनॉल ए BPA क्या है? तो ये है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, बिस्फेनॉल एक औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिकल है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग प्रयोग में आने वाले पानी एवं दूध की बोतलों तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। बिस्फेनॉल ए इपॉक्सी रेसिन्स में भी होता है जो खाद्य एवं पेयों के धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बिस्फेनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पाद में एक संरचनात्मक और मुख्य घटक है? तो ये है पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। एक्सप्लेनेशन, बिस्फेनॉल
BPA एक ऐसा औद्योगिक रसायन है जो सामान्यतः उपभोक्ता प्लास्टिक्स कंज्यूमर प्लास्टिक्स में प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वस्तुओं जैसे सन ग्लासेस, रीयूजेबल बॉटल इत्यादि में प्रयुक्त होता है। प्लास्टिक, खाद्य कंटेनर इत्यादि में प्रयोग किया जाने वाला यह रसायन हृदय रोग का कारण भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है? तो ये है ब्राज़ील, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1976 से ही ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों दिखा रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। बी और सी दोनों ही ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 86, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ऑप्शन ए। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S है। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस है। यह जहरीली, संक्षारक एवं ज्वलनशील है। क्वेश्चन नंबर 87, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन डी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, किसी ईंधन के पूर्ण दहन के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है जिससे ईंधन में उपस्थित तत्व ऑक्सीजन से पूर्णतः अभिक्रिया कर सकें। हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे पेट्रोल एवं डीजल केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक होते हैं। जब इनका पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। अतः पूर्ण दहन हेतु हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। वायु या ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर ईंधन का अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अतः अपूर्ण दहन हेतु हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और जल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 है। एक्सप्लेनेशन, वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। क्वेश्चन नंबर 89, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो CO2 होता है, उसके बाद मीथेन का होता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। तो ये देखेंगे कि CO2, CH4, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी जो है ये मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, विभिन्न गैसों का वैश्विक तापमान के प्रति अपेक्षित योगदान। सबसे ज़्यादा जलवाष्प लगभग 60%, CO2 26%, ओजोन 8%, मीथेन 4%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%, अन्य 0.1%। स्पष्ट है कि विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90, देश के 29 राज्यों, 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? पहला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
O2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और निलंबित कणीय पदार्थ PM10। ऑप्शन बी CO प्लस NO2 PM10 एवं PM2.5। CO2 NO2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड OF2 और PM2.5। डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 निलंबित कणीय पदार्थ PM10 जिसे कहते हैं, सूक्ष्म कणीय पदार्थ जिसे PM2.5 कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिखा रहा है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP का क्रियान्वयन किया जा रहा है। NAMP के अंतर्गत 4 वायु प्रदूषकों यथा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड RSPM PM10 तथा PM2.5 फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो सभी स्थानों पर नियमित निगरानी हेतु चिन्हित किया गया है।